हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हम आज जो पॉलिटी का लेक्चर डे वन का हमने जो देखा था, भारत का संवैधानिक विकास के बारे में जो हम लोगों ने चर्चाएं की थी, उसको आज हम इस वीडियो में लेक्चर में आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जहां पर कि हम लोग बात करेंगे 1858 से 1947 तक के अधिनियम के बारे में। कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में खत्म हो जाए। अगर नहीं भी होता है तो हम तीसरा पार्ट और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उसको मैं लेकर अगले वीडियो में आ जाऊंगा। आज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए, जैसे कि स्टार्ट करने जा रहे हैं 1858 का अधिनियम हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। और आज दिन भी बहुत ज़्यादा उसी तरह का है कि आज मतलब संयोग कह सकते हैं कि आज 10 मई है, और 10 मई को ही जो है 1857 की क्रांति, जो विद्रोह है, वो स्टार्ट हुआ था। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 1858 का अधिनियम, उससे पहले हम लोग इस 10 मई को थोड़ा सा जान लें। 10 मई 1857 को जो 1857 का विद्रोह हुआ था, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें, बाकी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज 10 मई 1857 याद रखेंगे कि क्या हुआ था। इस अपना 1857 का विद्रोह स्टार्ट हुआ था कहाँ से? मेरठ से। याद रखेंगे कि मेरठ से कुछ सेना मतलब कि कुछ सेना के लोगों ने क्या किया, विद्रोह किया मेरठ में। और फिर वहां से अपना जो काफिला है लेकर चले गए कहाँ? दिल्ली की ओर। और दिल्ली में जाकर याद रखिएगा, जो नेतृत्व प्रदान किया गया वो मुगल सम्राट थे। क्या नाम था? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय कहे जाते हैं। तो उनको नेतृत्व प्रदान किया गया, और वहां से वो जो 1857 का विद्रोह जो है, वहां से आगे की ओर बढ़ा। हम लोगों की जो भोजपुर की धरती है, बहुत ज्यादा उससे रिलेटेड, उससे संबंधित है। अभी कुछ दिन पहले वीर कुंवर सिंह का शहादत दिवस, या मतलब कि जो भी है, वो मनाया गया है बहुत बढ़िया से, धूमधाम से। तो बात यह है कि जो भोजपुर की जो धरती है, वो वीर कुंवर सिंह के लिए, मतलब वीर कुंवर सिंह की बहादुरी के लिए जानी जाती है, क्योंकि 80 वर्षीय बुढ़ा, मतलब कि वृद्ध आदमी, जो कि पूरे तरह से क्या किया, अंग्रेजों को निस्तनाबूद कर दिया, और उनके जो बोलते हैं, मुहावरा कह सकते हो कि नाको चने चबवा देना, तो वैसा कुछ करके दिखाया उन्होंने। तो हमारे लिए बहुत गौरव गौरव की बात है, और ये विद्रोह है हमारे बहुत दिल से संबंधित है, हमारे हार्ट से बहुत ज्यादा संबंधित है। अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा हम लोग बात कर लिया 1857 के विद्रोह के बारे में। जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ से किसने किसने नेतृत्व किया। उसमें रानी लक्ष्मीबाई का नाम भी आएगा, उसमें बेगम हजरत महल का नाम आएगा, उसमें नाम आएगा आपका नाना साहब का, उसमें नाम आएगा आपको वीर कुंवर सिंह के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग उस समय। लेकिन आज जो बात है कि याद रखेंगे कि 10 मई 1857 को कौन सी क्रांति स्टार्ट हुई थी? 1857 का विद्रोह, जो कि पहला विप्लव कहा जाता है, पहला विद्रोह कहा जाता है अंग्रेजों के खिलाफ। कुछ जो रचनाकार हैं या कुछ जो लेखक है, उसको सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, और कुछ लोग जो है इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। ठीक है, उन सब चीज के बारे में जान लेंगे। लेकिन आज हम लोग को जो फोकस करना है, वो मेन फोकस करना है, क्योंकि ये भूमिका है 1858 के अधिनियम का। क्योंकि जब 1857 का विद्रोह हुआ, तो अंग्रेजों को लगा पहली बार कि हमारी सत्ता जो है क्या हो सकती है, हट सकती है, या मतलब जा सकती है। और पहली बार उनको आभास हुआ कि हिंदू और मुस्लिम मिलके, क्योंकि 1857 का विद्रोह इसलिए भी खास है कि वहां पे पहली बार हिंदू और मुस्लिम की एकता दिखी, और दोनों लोगों ने मिलकर क्या किया, उस मतलब अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया, सत्ता के खिलाफ लड़ाई की। अलग अलग कारण हो सकते हैं इस विद्रोह में, हम जब देखेंगे तो। लेकिन पहली बार आभास हुआ अंग्रेजों को कि कहीं ना कहीं हमारी सत्ता क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है। अब इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि कंपनी से अब सारी चीजें क्या नहीं हो रही थी, संभाली नहीं जा रही थी, तो अब इसी चीज को कंट्रोल कर, नियंत्रित करने के लिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, विद्रोह क्यों हो रहा है, इस चीज को नियंत्रित करने के लिए एक अधिनियम आया, जिसका नाम है 1858 का अधिनियम। ठीक है, एक्ट ऑफ 1858, भारत शासन अधिनियम। मतलब कि यहां से अब क्या होने वाला है भाई, भारत पे शासन होने के लिए अब अधिनियम लाया जाएगा। अभी तक रेगुलेट किया जा रहा था कंपनीज को, कहीं ना कहीं उनको छूट दी जा रही थी, उन पे कंट्रोल किया जा रहा था। लेकिन अब किस पे कंट्रोल करना है? भारत पे शासन करना है, मतलब भारत के लोगों पर कंट्रोल करना है। और किस तरह से? ठीक है, जब जब विद्रोह दिखेगा, जब जब थोड़ी सी मतलब कि उन लोगों को आहट लगेगी, तब तब कैसे फूट डालो राज करो वाला जो एक रणनीति थी, वो किस तरह से आती है। और एक बोलता है ना आदमी कि जब बच्चा रोता है तो फिर लेमन जूस पकड़ा देना, तो वो वाली चीजें अब आपको दिखेंगी यहाँ से, इस अधिनियम से। ठीक है, इस अधिनियम से यहाँ से शुरुआत होती है। 1858 का भारत शासन अधिनियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद हुआ था। अगर क्वेश्चन आता है कि 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या था, अगर ये ऑप्शन होता है कि 1858 का अधिनियम आना, तो ऑब्वियस सी बात है ये सही है। ठीक है, उसके बाद भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम इसको कहा जाता है ना, कि भारत के शासन को हम लोग क्या कर रहे हैं, अब अच्छा बना रहे हैं, इसके लिए अधिनियम आया है। इस कानून को ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया, मतलब उसके अधिकारों को समाप्त कर दिया गया, और गवर्नर क्षेत्रों और राजस्व संबंधी जितना भी सारा कुछ था, वो कहां चला गया? ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दिया गया। मतलब कि सब कुछ क्राउन के अंदर में, मतलब कि महारानी के अंडर में, ब्रिटिश राजा के अंदर में क्या हो गया, सब कुछ आ गया।
अब देखिए अधिनियम की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं कि इसके तहत भारत का शासन जो है सीधे डायरेक्ट, अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई कुछ नहीं, जो भी है सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया और गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर क्या हो गया, भारत का वायसराय। ठीक है, यहां से ध्यान दीजिएगा, यहीं से भारत का वायसराय, गवर्नर पद वही है, सिर्फ नाम बदल दिया गया है। ठीक है, उससे रिलेटेड हम लोग बात कर चुके हैं, गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का कौन था, भारत का कौन था। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे कि वायसराय कर दिया गया, तो वायसराय भारत में ब्रिटिश राज का क्या था, प्रत्यक्ष प्रतिनिधि, मतलब कि डायरेक्ट वहां पे क्या करता था, रिपोर्ट करता था, कौन, वायसराय, है ना। उसके बाद बात होती है, ये याद रखेंगे कि लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत के प्रथम वायसराय थे, और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन थे, लॉर्ड कैनिंग ही थे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने का है और इस फैक्ट को एकदम बिल्कुल दिमाग में रखने का है कि लॉर्ड कैनिंग क्या थे, प्रथम वायसराय थे। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक जो अभी तक चल रहा था कोर्ट, वो उसको क्या कर दिया, पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, और भारत में शासन की द्वैत प्रणाली को क्या कर दी, इसने समाप्त कर दी। तो याद रखिएगा कि जो चल रहा था द्वैत शासन प्रणाली जो आया था, उसको क्या कर दिया था इसने, 1858 के अधिनियम ने समाप्त कर दिया था। ये चीजें आती जाती रहेंगी। वैसे द्वैत शासन प्रणाली जो है आपको आगे भी जाके दिखेगा, आपको 1919 में फिर से दिखेगा आपको द्वैत शासन प्रणाली, फिर आपको 1935 में भी दिखेगा जहां पर संघीय शासन व्यवस्था की बात होगी। ठीक है, और उस समय भी इस चीज की बात होगी। लेकिन अभी जो बात होगी कि एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन कर दिया गया, एक नया पद आ गया, कौन सा, ध्यान देंगे, भारत का राज्य सचिव, ये एक नया करके पद आ गया। किस चीज के लिए भाई, जिसने भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति नहीं थी, पूरे मतलब की शक्ति नहीं थी, लेकिन यह सचिव जो है ब्रिटिश कैबिनेट का क्या होता था, सदस्य होता था, और ब्रिटिश कैबिनेट संसद के प्रति क्या थी, उत्तरदायी थी। अभी भी होता है, भारत में भी ऐसे ही चल रहा है, कैबिनेट जो होता है किसके प्रति उत्तरदायी होता है, मंत्रिमंडल जो होता है वो संसद के प्रति पूरी तरह से क्या होता है, उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति पूरी तरह से उत्तरदायी होता है। तो वही चीजें जो है कि ब्रिटिश कैबिनेट संसद के प्रति उत्तरदायी थी, और उसी का एक सदस्य जो है क्या बन गया, भारत का राज्य सचिव बनकर आया, कहां पर, इंडिया में। ठीक है, अब यहीं से देखोगे कि आगे जाके यहाँ पे बात नहीं होगी, 1909 में बात होगी, मार्ले मिंटो की बात होगी। ठीक है, जहां पर कि राज्य सचिव और वायसराय दोनों की बात होगी, कौन राज्य सचिव है, कौन वायसराय है, उसकी भी बात होगी। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आएगा, तो उसमें भी बात होगी, कौन मॉन्टेग्यू था, कौन चेम्सफोर्ड था, कौन राज्य सचिव था, कौन वायसराय था, उसकी बात होगी। तो दो पद आपको दिखेंगे कहां से, 1858 के अधिनियम से। पहला हो गया वायसराय, जो कि गवर्नर जनरल था वही वायसराय बन गया, और दूसरी चीज क्या हो गई कि भारत का राज्य सचिव बन के दूसरा आदमी आया। अब भारत सचिव की सहायता के लिए कितने लोग, 15 सदस्य परिषद का क्या कर दिया गया, गठन किया गया, एक सलाहकार समिति, जो कि परिषद का अध्यक्ष क्या होता था, भारत सचिव को बनाया गया। ठीक है, मतलब कि 15 सदस्यीय लोग जो लोग थे वो सलाह देते थे किसको, भारत सचिव को, है ना, और इस परिषद का हेड कौन होता था, भारत सचिव। अब इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो एक निगमित निकाय थी, और जिसे भारत और इंग्लैंड मुकदमा करने का अधिकार होता था, इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। मतलब कि भारत और इंग्लैंड में जो भी चीजें होंगी, जो भी मुकदमा करना है वो कौन करेगा, भारत का राज्य सचिव। ठीक है, और उस पर भी क्या हो सकता था, मुकदमा हो सकता था, इस अधिनियम के तहत आया ऐसा कुछ। ठीक है, मतलब कि अब कंट्रोल जो है पूरी तरह से कहां चला गया है, ब्रिटिश क्वीन के पास, मतलब कि वो पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहती है, पूरी शासन अपने हाथ में लेना चाहती है। उसके लिए विश्वास पात्र आदमी को रखना पड़ेगा, और उसके लिए उसने दो पद सृजन किए, वायसराय का और भारत के राज्य सचिव का। भारत का राज्य सचिव और कुछ नहीं है, मतलब भारत का आदमी नहीं है, वो है ब्रिटिश कैबिनेट का ही आदमी, मतलब कि ब्रिटेन के महारानी का बहुत ज्यादा क्या विश्वास पात्र होगा, जो कि वो भेजती होंगी। और किस चीज के लिए भाई, कि पूरी तरह से शासन आप संभालिए, जो भी कुछ होता है रिपोर्ट कहाँ कीजिए, हमारे पास डायरेक्ट तरीके से आप कीजिए। ठीक है, इस तरह से ये जो भारत शासन अधिनियम 1858 है, इस तरह से खत्म होता है। इसकी जो मेन चीजें हैं आप लोग याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, जहां पर बात होगी, जैसे ही 1858 का अधिनियम आता है, उसके बाद एक और अधिनियम 2 साल बाद ही आता है, 1861 का। ठीक है, अधिनियम आपको दिखेगा जहां पे, और 1892 का अधिनियम दिखेगा, और 1909 का अधिनियम। अब इसमें क्या खास बातें हैं उसको देखते हैं। अब 1861 का बोलता है भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, अब भारत परिषद अधिनियम क्या है कि इसके द्वारा क्या होगा कि कानून बनाने की प्रक्रिया जो है ना, जो विधि जो बन रहा है अभी तक भारतीयों को क्या है, इसमें शामिल होने का न्योता नहीं है। अब धीरे धीरे देखोगे कि न्योता दिया जा रहा है। ठीक है, 1892 में और थोड़ा सा न्योता दिया जाएगा। ठीक है, कि आप आके बैठ सकते हैं, ठीक है, कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, है ना। और 1909 में आपको पूरी तरह से थोड़ा सा और दिखेगा, बजट भी रख सकते हैं आप, थोड़ा सा उस पर आप सवाल जवाब कर सकते हैं किसी भी चीज पर, विधि पे, है ना, कानून पे। इसके द्वारा क्या हुआ, पहली बात कि कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। तो अगर क्वेश्चन आता है कि जो विधि निकाय थी, जो कानून बनाने का निकाय था ब्रिटिशर्स का,
ठीक है ना, अंग्रेजों का, उसमें सबसे पहली बार एंट्री कब हुई, किस अधिनियम के तहत हुई, तो 1861 के। ठीक है, इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि गैर सरकारी सदस्य, मतलब कि आप सरकारी नहीं है, आपको एक तरह से बाहर से ले आया गया है, और वायसराय क्या कर रहा है, इन लोगों को सिलेक्ट कर रहा है। अब किसको किसको सिलेक्ट किया गया, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि 3 लोग हैं, तीनों का नाम याद रखोगे, तीनों में से एक आदमी का तो जरूर नाम याद रखोगे। एक तो 3 भारतीय हैं, कौन, बनारस के राजा हैं, पटियाला के महाराजा हैं, और सर दिनकर राव। इनका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर दिनकर राव का, कि पहली बार अगर विधान परिषद में, चाहे मतलब कि ब्रिटिश विधान परिषद में सबसे पहले स्थान किसको मिला, तो सर दिनकर राव को। ठीक है, 2 महाराजा को मिला जगह, किसको, उसको, बनारस के राजा को और पटियाला के महाराजा को। तो ये एकदम फैक्ट याद रखेंगे। इसने वायसराय को, अब देखिए जो आपातकाल अभी आता है ना, कि आपातकाल में अध्यादेश जारी हो सकता है, ऑर्डिनेंस, जो कि राष्ट्रपति अभी जारी करता है, उसकी शुरुआत कहां से हुई है, 1861 के अधिनियम से। सामने आपके आएगा कि इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल के संस्तुति के अध्यादेश जारी करने की क्या कर दी, अधिकृति दे दी। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र कितनी होती थी, 6 माह होती थी, और अभी भी कितनी है, 6 माह ही है। तो इस तरह से जो चीजें देखोगे कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो बहुत सारी चीजें जो है हमने कहां से उठाई हैं, मतलब कि जो संवैधानिक स्थिति थी, जो संवैधानिक इतिहास है, वहीं से उठाई है। ठीक है ना, और खास करके 1935 जब पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत सारी चीजें कहाँ गई हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में गई हैं। इसलिए बोला जाता है कि जो आधार है, जो मतलब कि एक तरह से संविधान का एक बहुत मजबूत आधार कौन सा है, 1935 का अधिनियम है। ठीक है, तो यहीं से शुरुआत हुई है 1861 के भारतीय शासन अधिनियम से। इस अधिनियम ने मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरुआत की। अब देखो, जब शुरू में आया था, जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, वो क्या हो गया था, पूरा का पूरा कहाँ पहुंच गया था, बंगाल के पास पहुंच गया था। अब यहाँ पे फिर से वापस कर दी गई उन लोगों को, केंद्रीकरण की प्रक्रिया वहां से स्टार्ट हुई थी 1773 में। अब यहाँ पे क्या हुआ है, विकेंद्रीकरण, मतलब कि अब बांट दिया गया, बोल दिया गया कि आप लोग भी क्या कर सकते हैं, कानून विधि अपना देख सकते हैं, बना सकते हैं अपने प्रांतों में। ठीक है, बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 विधान परिषद, 1897 में विधान परिषद का क्या हो गया, गठन हो गया। अब बताइए सबसे पहले कि अभी जो विधान परिषद है कितने हैं इंडिया में, कौन कौन से, ऐसे नहीं चलेगा, एक आदमी बोलेगा तो बोलेगा, नहीं तो नहीं आता है तो बोल दो नहीं आता है पूरी तरह से। बताओगे, नहीं बताओगे, ठीक है, रखो मन में। देखो 6 है विधान परिषद, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे सबसे पहले अपने बिहार की, ठीक है, फिर यूपी की बात होगी, है ना, फिर बात होगी कहाँ की, महाराष्ट्र की, फिर बात होगी अपनी 2 जो राज्य हैं आसपास में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, एपी और तेलंगाना की, और लास्टली बात होगी कर्नाटका की। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 यही है। जम्मू कश्मीर में भी बात होगी शायद, अब आगे जाके हो जाए। ठीक है, पिछली बार जब चुनाव हो रहा था पश्चिम बंगाल में, तो दीदी ने भी क्या किया था, इसके लिए आवेदन दिया था कि विधान परिषद हमको दे दिया जाए, क्योंकि दीदी हार गई थी, है ना। तो दीदी हार गई थी तो सोची कि मतलब कहीं ना कहीं से आपको सदस्यता लेनी पड़ेगी ना, आप या विधानसभा का होइए या विधान परिषद का होइए, नहीं तो आप अपने एक एमएलए को क्या कीजिए, हटा दीजिए और वहां से फिर से चुनाव लड़वाइए, यही हो सकता है, और नहीं तो विधान परिषद बनवा के या फिर वहां की सदस्यता ले लीजिए। तो दीदी बोली कि हमको विधान परिषद, तो बीजेपी तो वैसे ही है, केंद्र सरकार भाई खतरनाक देवे नहीं करेंगे, है ना। तो ये सब चीजें मामला उठा था। लेकिन अभी जो बात है कि 6 सिर्फ और सिर्फ अपने पास क्या है, विधान परिषद है। अब विधान परिषद का काम क्या ही होता है, जो राज्यसभा काम होता है वही राज्य में विधान परिषद का काम होता है, कि कहीं ना कहीं क्या करना है, लोकसभा पे वो कंट्रोल करता है कौन, राज्यसभा, और इसी तरह से विधानसभा पे कंट्रोल कौन करता है, विधान परिषद। ठीक है, वो अपने मनमाने के तरीके पे है कि राज्य अपना करना चाहता है, अगर गठन तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अनुच्छेद बताइए, 2 इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, किससे रिलेटेड, विधान परिषद से रिलेटेड। विधान परिषद का गठन कौन सा, और कौन सा अनुच्छेद बोलता है कि विधान परिषद का गठन संसद कर सकती है, मतलब राज्य के मन, मतलब कि अपने मन से, राज्य के मन से। याद रखिएगा आर्टिकल 168, याद रखेंगे 168 जो बोलता है कि विधान परिषद का गठन हो सकता है किसके द्वारा, संसद द्वारा हो सकता है, बट किसकी मर्जी से, राज्य की मर्जी से। राज्य में सबसे पहले क्या होगा, 2/3 बहुमत से वोटिंग होगी, उसके बाद संस्तुति जाएगी केंद्र सरकार के पास, मतलब कि संसद के पास, उसके बाद वहां से क्या होगा, फाइनली ये होगा कि भाई, तो दीदी भेज दी थी 2/3 बहुमत से, लेकिन वहां से संस्तुति नहीं मिली थी, थोड़ा अटका पड़ा था मामला। ठीक है, तो आर्टिकल 168, और याद रखेंगे एक और आर्टिकल आपको ध्यान में देना चाहिए, 171। ठीक है, 171
जहां पर कि बोला जाता है कि आपका जितना विधानसभा का सीट है उसका कितना प्रतिशत, कितना होना चाहिए आपके पास, उसका कितना सीट होना चाहिए विधान परिषद में, 1/3। ठीक है, 1/3 सीट जितना विधानसभा का सीट है, विधानसभा की सीट बिहार में कितनी है 243, तो उसका विधान परिषद कितना होना चाहिए, 1/3 आप माप लीजिए, कितना, करीब करीब, हाँ करीब करीब 80 के करीब। तो देखेंगे विधान परिषद का सीट आपका कितना है। अब वही बात है, और बोलता ये भी है कि 40 से कम नहीं होगा, विधान परिषद का सीट जो होगा 40 से कम नहीं होगा और 1/3 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, ओके, चलिए इतना कुछ हम लोग जान लिए, मतलब कि थोड़ा सा चीजों को रिलेट करके चलते हैं तो अच्छा लगता है। विधान परिषद की बात होगी तो विधान परिषद 6 विधान परिषद, बहुत सारी चीजें आपके सामने आ गई कि 168, 171 आर्टिकल भी याद रखें, जब आर्टिकल पढ़ाएंगे तो आएगा ही, लेकिन अभी भी याद रखेंगे, बार बार होगा तो बार बार याद रहेगा। ठीक है, इस अधिनियम से वायसराय के शक्तियों में और वृद्धि हो गई, वायसराय की शक्ति में और वृद्धि हो गई कि लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी गई। इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों का क्या कर सकता था, प्रभारी बनाया जा सकता था, तथा उसे उस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का क्या हो गया, अधिकार हो गया। मतलब कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा था कि वायसराय का कार्यकारी परिषद ऐसे ही चल रहा था, लेकिन वायसराय ने क्या कर दिया, अब इसके शक्ति में और वृद्धि कर दी, लोगों को, सदस्यों को बोल दिया, जैसे कि आज अगर अगर वायसराय बोल दे, अगर मोदी को, है ना, अपने प्रधानमंत्री को बोल दें, अगर वो अपने सदस्य को एक को चाहें कि आप अब विभागीय जो भी होगा, जो भी फैसला होगा, आप सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे, आप आदेश पारित कर सकते हैं। तो वैसे ही कुछ हुआ कि लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, यहां से स्टार्ट कर दिया अपना, कौन सा, कि लॉर्ड कैनिंग ने जो 1859 में प्रारंभ किया था पोर्टफोलियो प्रणाली, उसको और आगे विस्तारित किया गया और लोगों को क्या मिल गई, शक्ति मिल गई उनके लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात होती है 1861 का अधिनियम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि विधान परिषद वाले जो चीज है, दूसरी चीज की क्या बोलते हैं, पहली बार विधान परिषद में, विधायी परिषद में जो अंग्रेजों का था, उसमें इंडियंस को क्या किया गया, गैर सरकारी सदस्य के रूप में मान्यता प्राप्त हुई, मिली, मतलब कि एंट्री लेने का मौका मिला। ठीक है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, अब आ गए, ठीक है, 92 पे पहुंच गए, 61 से एक ही बार 92। ठीक है, अब देखिए अधिनियम ने क्या किया कि विधान परिषदों में जो अतिरिक्त या गैर आधिकारिक सदस्यों की संख्या में क्या की, निम्न अनुसार वृद्धि की। उस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि, लेकिन एक देखेंगे कि प्रक्रिया देखिए, 30 साल हो गए, 30 साल में सिर्फ और सिर्फ क्या हुई, गैर सरकारी लोगों के इसमें वृद्धि हुई है, सरकारी लोगों में अभी भी वृद्धि नहीं हुई है, और बहुमत अभी भी नहीं है कि गैर सरकारी लोगों का, हो सकता है ना कि 15 लोग हैं और गैर सरकारी लोग अगर 8 या 10 या 9 कर लें, ठीक है ना, मतलब कि हम लोग का बहुमत हो जाए, भारतीयों का बहुमत हो जाए, ऐसा अभी भी नहीं हुआ है। ठीक है, सिर्फ वृद्धि की गई है, जैसे कि केंद्रीय विधान परिषद में 10 से 16 सदस्य हो गए, बंगाल में 20 सदस्य, ऐसे ऐसे करके सब जगह वृद्धि हुई। अब देखिए 1892 में 24 सदस्यों में तो केवल कितने थे, 5 भारतीय थे, मात्र 5 भारतीय। ठीक है, सदस्यों को बजट, मतलब कि जो कि अधिनियम 1861 में वर्जित था, उन जनहित के मामलों पर सवाल पूछने का क्या हो गया, अधिकार दिया गया था, लेकिन इसके लिए उन्हें 6 दिनों का क्या करना पड़ता था, नोटिस देना पड़ता था। सिर्फ और सिर्फ बजट में अगर आपको लगता है कि भारतीय लोगों के लिए या और जनता के लिए आपको लगता है कि कोई सवाल उठाना चाहिए, तो आप उठा सकते हैं। कहां पे मिला, 1892 में, 1861 में एंट्री मिली थी, 1892 में आपको मिला इस चीज को सवाल पूछने का। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर जवाब नहीं मिलता है तो इसके अगेंस्ट आप सवाल नहीं कर सकते हैं कि क्यों नहीं मिला, या मतलब कि ये क्या क्या है क्या नहीं, मतलब उसके अनुपूरक प्रश्न जो होता है कि आप बार बार पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। पलट के आप प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, वे पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, मतलब कि आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। इस अधिनियम के माध्यम से प्रतिनिधित्व के सिद्धांत की शुरुआत की गई थी और प्रांतीय परिषद को सदस्यों की सिफारिश करने के लिए जिला बोर्डों, विश्वविद्यालय, नगर पालिकाओं और इनको जमींदारों को अधिकृत किया गया था। आज भी देखोगे कि विधान परिषद का जो चुनाव होता है ना, उसमें देखे थे अभी अभी चुनाव हुआ था विधान परिषद का कुछ दिन पहले, तो उसमें भी देखोगे, जब हम पढ़ेंगे तो बात करेंगे कि कितना 1/3, तो 1/12 राज्यपाल के द्वारा, तो 1/3 स्टूडेंट्स के द्वारा, तो शिक्षकों के द्वारा, ऐसे करके नियुक्ति होती है। ठीक है, तो वही चीज बात हो रही है कि अधिकृत कर दिया गया। गवर्नर जनरल की अनुमति से विधान परिषदों को नए कानून बनाने और पुराने कानूनों को निरस्त करने का अधिकार क्या कर दिया गया, दे दिया गया। ठीक है, तो 1892 का अधिनियम जो है कुल मिला जुला के जो फोकस करना है, इसी पे फोकस करना है कि कहीं ना कहीं हम लोग को सवाल पूछने का अधिकार, जनहित के मामलों पे या बजट में जो चीजें थी उस पर बहस करने का थोड़ा बहुत अधिकार क्या मिल गया, हम लोग को मिला। ठीक है, अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। 1909 के अधिनियम की विशेषता देखते हैं। उसके पहले थोड़ा सा मॉडर्न इंडिया पे चलेंगे, थोड़ा सा माहौल बना लेते हैं कि क्या हुआ था, 1909 का अधिनियम क्यों आया, क्या था पीछे का बैकग्राउंड। 1905 सब लोग को याद होगा, क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ था किसके काल में,
लॉर्ड कर्जन के काल में, वायसराय था कर्जन, और उसके ही काल में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन जैसा ही होता है उसके बाद क्या होता है कि भारत मुस्लिम मतलब कि हिंदू मुस्लिम एकता पूरी तरह से क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और धीरे धीरे जो है फूट डालो राज करो का यहाँ पे भी देखना कैसे ये होता है कि यहाँ पे भी उन लोगों को भड़काने का स्टार्ट हुआ काम, ठीक है। उसके बाद देखते हो कि 1907 में कौन सा विभाजन, सूरत विभाजन। कांग्रेस के बीच में, कांग्रेस के धड़ों में, दो धड़ों में विभक्त हो गया कांग्रेस। कौन कौन सा, गरम दल और नरम दल, जिसमें नेतृत्व कर रहे थे गरम दल का लाल बाल पाल। मतलब कि लाल बाल पाल मतलब समझते हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। तो लाल बाल पाल के नेतृत्व में ये चीजें चल रही थी। बाकी जब तिलक ने स्टार्ट कर दिया गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव, तो और चीजें क्या होने लगी, और ज्यादा खराब होने लगी। उसी बीच में देखेंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना मुसलमानों द्वारा कर ली गई थी। तो अब ये सब चीजें क्या कर रही थी, इशारा कर रही थी कहीं ना कहीं किस चीज के लिए कि भारत मतलब हिंदू और मुस्लिम को पूरी तरह से क्या कर देना है, अलग कर देना है, जिसमें कि पूरी तरह से अंग्रेज क्या हो गए थे, सफल वो हो चुके थे। अब यही सफलता का राज था, और इसको और पुख्ता मजबूत करने के लिए, और मजबूत जबरदस्त करने के लिए ये अधिनियम आया था। कौन सा, 1909 का अधिनियम। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट देखोगे कि मुस्लिमों को क्या कर दिया गया, पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया गया, जहां पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम खड़ा हो सकता था, और मुस्लिम ही क्या कर सकते थे, वोट दे सकते थे। ये एकदम खतरनाक अधिनियम था। किस चीज के लिए भाई, मुस्लिमों और हिंदुओं को अलग कर देने के लिए। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि मार्ले कौन थे और मिंटो कौन थे, ठीक है ना। तो याद रखेंगे कि इस समय लॉर्ड मार्ले जो थे इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, जो कि राज्य सचिव का पद आया था 1858 का अधिनियम में, वो 1909 में कौन बन के आया था, लॉर्ड मार्ले। और मिंटो क्या हो गए, मिंटो जो हो गए भारत में वायसराय, ठीक है, ध्यान देंगे। उसके बाद इसमें केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा गया। अभी भी जो केंद्रीय परिषद है उसमें सरकारी बहुमत को बनाए रखा गया, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों को क्या मिल गया, बहुमत मिला। तो याद रखेंगे कि अभी तक तो सिर्फ बढ़ाया जा रहा था, प्रांतों में सिर्फ मिला है यहाँ पे, कहां पे, गैर सरकारी बहुमत। मतलब कि कहीं ना कहीं भारतीयों को क्या मिला है, यहाँ पे तवज्जो मिली है, लेकिन प्रांत है ना। इतना चिल्लाने के बाद, इतना कुछ करने के बाद, इतना आंदोलन होने के बाद, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन सब कुछ हुआ था, इंग्लैंड को बहुत ज्यादा क्या हुआ था, घाटा भी हुआ था। तो उसके कारण उस सब कुछ का असर था कि इन लोगों को थोड़ा सा लॉलीपॉप दिया जाए। तो लॉलीपॉप देने के लिए प्रांतों में बोला गया कि राज्यों में आप क्या कर सकते हैं, गैर सरकारी बहुमत रख लीजिए, आपको हम लोग एंट्री करवा देते हैं। केंद्र में अभी भी हम लोग कहीं क्या रहेगा, राज रहेगा। अब देखिए कि इसने दोनों स्तरों पर, मतलब कि केंद्र और प्रांत दोनों स्तरों पर विधान परिषदों की चर्चा कार्य का दायरा बढ़ा दिया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछकर बजट पर संकल्प रखना आदि आपको मिल गया। मतलब कि जो कि 1892 में आपको अनुपूरक प्रश्न मतलब क्रॉस क्वेश्चंस आप नहीं कर सकते थे, वो आपको अधिकार कहां मिला, 1909 में। और बजट में आप क्या कर सकते थे, संकल्प रख सकते थे। बजट अभी तक वही लोग बना रहे थे, लेकिन अब आप उसका थोड़ा सा प्रारूप वगैरह या अपनी तरफ से भी कुछ चीजें क्या कर सकते थे, वहां पे प्रस्तुत कर सकते। मानना न मानना उनके ऊपर है, क्योंकि केंद्र में तो अभी भी उन्हीं का अधिकार है। अगला चीज कि इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। और ये नाम याद रखेंगे, जैसे कि वहां पे हमने नाम याद रखा था 1861 के अधिनियम में, किसका नाम याद रखेंगे, नाम, हाँ हाँ, सत्य सत्य थे, हाँ हाँ, देवराज। अरे पहले निकालो मार्क्स यार। सत्येंद्र नाथ राव थे ना, क्या नाम था उनका, सर दिनकर राव, ठीक है, इनका नाम याद रखेंगे। और यहाँ पे 1909 में जो याद रखेंगे, एक नाम याद रखेंगे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। क्या नाम है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। मतलब कि कहीं ना कहीं अब आप कहां एंट्री ले रहे हैं, अब विधि सदस्य मतलब केंद्रीय विधान परिषद में, जो कि जहां पे विधि बन रहा है, जहां पे कानून जहां से पारित हो रहा है, वहां पे पहली बार भारतीयों को एंट्री मिली, एक भारतीय मात्र, जिसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। अब देखिए इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम में सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की गई और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में क्या कर दिया गया, माना गया। मतलब कुल मिला जुला के याद रखेंगे कि सांप्रदायिक, आप कह सकते हो कि सांप्रदायिकता का बीज जो है ना, हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो फूट का सबसे बड़ा वजह है, कौन सा है, 1909 का अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, सुधार के नाम पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे बीज बोया जा रहा था अलग ही।
क्योंकि यहाँ से पूरा एकदम मजबूत हो जाएगा। यहाँ से आप देखोगे कि आगे जाते जाते में कहीं कहीं ना जाके आप खिलाफत आंदोलन में आप वापस आओगे, ठीक है, लखनऊ समझौता में भी आप वापस, लखनऊ अधिवेशन में भी आप वापस आओगे, लेकिन दिल से नहीं आ पाओगे, जुड़ नहीं पाओगे। यहाँ से कहानी क्या हो गई है, अब सोडा हो गई है। और उसके बाद तो अपने हैं ही जिन्ना जी, है ना, राष्ट्रपिता पाकिस्तान के, जो कि एकदम धुन रटेंगे कि ना पाकिस्तान दिए द हमरा के, ठीक, हम महाराजा बनम हो जाके। तो यही बात है कि भाई ये पूरी तरह से क्या कर दिया, मुस्लिमों को अलग कर दिया। इसने प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान कर दिया। मतलब विश्वविद्यालय से कुछ लोग अगर प्रतिनिधित्व लेना चाहते हैं या जो भी, तो उनके लिए भी अलग प्रावधान कर दिया गया। अब यहाँ से देखना कि अलगाव का कितना बड़ा सब अधिनियम है। 1919 में भी दिखेगा तुमको, 1935 में भी दिखेगा कि सब लोग को अलग 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 निर्वाचक मंडल, ये क्या मतलब मजाक चल रहा है, सब लोग के लिए अलग अलग कर देगा, है ना। ईसाई के लिए अलग कर देगा, पंजाब के लिए अलग कर देगा, यूरोपियों के लिए अलग कर देगा, महिलाओं के लिए अलग कर देगा, ठीक है, और जो अभी मतलब छोटी जाति जो है, ठीक है, उनके लिए क्या कर देगा, पूरी तरह से अलग निर्वाचक मंडल का स्थापना करेगा। देखो कैसे कैसे होता है। अब यहाँ से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से तिलक की कहानी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है 1909 के अधिनियम के बाद। हम लोग जानते हैं मॉडर्न इंडिया में जब पढ़ते हैं तो, और धीरे धीरे चीजें क्या होने लगती हैं, कहीं ना कहीं बिखरने लगती हैं। बिखरते बिखरते जब 1914 में तिलक वापस आएंगे, बाहर आएंगे 1914-15 में, और 15 में गांधी जी आएंगे, उसके बाद धीरे धीरे चीजें सुधरेंगी, ठीक है। लखनऊ अधिवेशन होगा, वहां पे फिर से हिंदू और मुस्लिम की एकता दिखेगी, गरम दल और नरम दल एक मंच पर आएंगे, ठीक है। लेकिन चीजें अभी भी बिगड़ जाएंगी, क्योंकि भाई क्या हो गई है, द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध भी क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, और भारतीयों पर बहुत ज्यादा क्या है, अब दबाव है। अब इस दबाव के इसमें ये लोग फिर चाहेंगे, क्योंकि मुस्लिम इसे अंग्रेजों पर दबाव बनाना, और अंग्रेज इसी चीज से बौखलाए हुए ये अधिनियम लेके आएंगे। कौन सा अधिनियम, 1919 का। क्योंकि अब क्या करना है, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं फिर से लॉलीपॉप पकड़ाना है, क्योंकि आपने बीच में, इसी बीच में आपने कांड कर दिया है, कौन सा, जालियांवाला बाग हत्याकांड भी कर दी है, ठीक है। और पूरे दबाव में है कौन, अंग्रेज है, ठीक है, और भारतीयों का साथ चाहिए। तो इसके लिए कौन सा अधिनियम आ गया भैया, 1919 अधिनियम आया है। अब 1919 का अधिनियम आया, जिसे 1921 में लागू किया गया है, ठीक। तो अगर क्वेश्चन आता है कि लागू कब हुआ, तो 1921 से। क्वेश्चन को देखना ध्यान से, जब भी आएगा अगर ये सब क्वेश्चन अगर आता है अधिनियम से, तो आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखना, उसके बाद करने की कोशिश करना, नहीं तो लबलबा के करोगे फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, पढ़ा हुआ चीज गलत हो सकता है। इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। वहां पे जैसे कि हम लोग याद रखें कि भारत के राज्य सचिव कौन थे, और ये थे, तो यहाँ पे याद रखेंगे कि मॉन्टेग्यू क्या थे, भारत के राज्य सचिव थे, और जबकि चेम्सफोर्ड क्या थे, भारत के वायसराय। याद रखें, कंफ्यूज नहीं होंगे, मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अधिनियम की विशेषताएं देख लेते हैं। देखिए इस अधिनियम की जो मेन विशेषता है, वहां पे पढ़ चुके हैं, अलग निर्वाचक मंडल किसके लिए, मुस्लिमों के लिए, 1909 में। यहाँ पे कुछ चीजें देखेंगे, जहाँ पे ईसाई को, सिखों को यहाँ पे निर्वाचक मंडल मिलेगा अलग से। दूसरी चीज हम लोग इस अधिनियम से याद रखेंगे कि प्रांतों में ध्यान देना, प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था का जो है सुधार, मतलब कि आप प्रारंभ है, आप कह सकते हो, यहाँ से मिलता है, प्रांतों में। याद रखेंगे, राज्य केंद्र में नहीं, प्रांत में। अगर क्वेश्चन आता है, मैं अगर क्वेश्चन अगर टेस्ट में लूंगा, अगर क्वेश्चन करता हूं कि प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत कहां से हुई, तो 1919 के अधिनियम से। अगर बोलता हूं कि केंद्र में, तो या संघीय शासन व्यवस्था कहां से स्टार्ट हुई, तो 1935 में। अभी आगे बात करेंगे उसकी भी, लेकिन 1919 की बात कर लेते हैं कि प्रांतीय और केंद्रीय विषयों को अलग कर, मतलब कि उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। मतलब बोला गया कि आप लोग अब क्या कर देते हैं, विषयों का बंटवारा कर देते हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, जो मामला है, जो भी चीजें हैं, उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा बांट लेते हैं, राज्यों को थोड़ा सा दे देते हैं और अपने पास कुछ रख लेते हैं। लेकिन मेन चीजें तो अपने पास ही रखेंगे, अभी भी है, ऐसे ही है। आप लोग को पता है, हमने पढ़ाया है अनुसूची एक बार, ठीक है, तो उसमें आपको बताया था कौन से अनुसूची में है भाई विषयों का प्रावधान, अनुसूची 7 में है, 7 में है। 3 तरह की अनुसूचियों की बात होती है, केंद्र, 3 तरह की सूची बात होती है, केंद्र, हाँ, या संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। तो उसकी बात अभी नहीं हो रही है, बात हो रही है कि सिर्फ और सिर्फ क्या कर दिया गया, यहाँ से बंटवारा कर दिया गया, किसको, कुछ विषयों को और केंद्र के पास रखा गया, कुछ विषयों को कहाँ कर दिया गया भैया, राज्य के पास, ठीक है। बोला गया कि आप भी कानून बना सकते हो, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा, ठीक है। कंट्रोल रखेंगे, जो मेन चीजें हैं अपने पास रखेंगे, जैसे अभी भी रखती है केंद्र सरकार, वित्त की हो गई, विदेश मंत्री, विदेश वाली चीजें हो गई, कम्युनिकेशन की हो गई, सारा कुछ तो अपने पास रखा हुआ है। कुछ जो चीजें यहाँ से ना होना, सब कुछ तो अपने पास रखा है।
और बाकी जो चीजें हैं आपकी शिक्षा उक्षा हो गई, खेती हो गई, ये सब जनसंख्या नियंत्रण, ये सब चीजें आप रखिए अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसी तरह की चीजें यहाँ पे स्टार्ट हुई। उसके अनुसार इस मतलब कि संविधान के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना क्या हो गया, यहाँ पे आवश्यक हो गया। मतलब कि कहीं ना कहीं भारतीयों को बराबरी का अधिकार कहां पर, वायसराय की कार्यकारी परिषद में, जो अभी शुरुआत हुई थी वहां से सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा से, अब यहाँ पे बराबरी पे हम लोग थोड़ा बहुत आ गए हैं। इसमें प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में भागी। अब देखिए प्रांत में जो विषय दिए गए, मतलब कि समझ लो कि मतलब कि 50 को विषय है तो 25 को दे दिया केंद्र, 25 अपने पास रख लिया केंद्र, 30 को रख लिया, 20 को दे दिया राज्य को। अब उस राज्य के 20 विषयों को भी 2 भागों में बांट दिया गया, कौन कौन सा, हस्तांतरित और आरक्षित, ठीक है। अतः प्रांतों में पहली बार दोहरी शासन व्यवस्था या द्वैत शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। तो याद रखिएगा यही है द्वैत शासन व्यवस्था प्रांतों में, कि विषयों को भी 2 भागों में बांटा गया, कौन कौन से, हस्तांतरित और आरक्षित। आरक्षित में मेन चीजें थी, हस्तांतरित में थोड़ी सी अलग चीजें। इस अधिनियम में पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था आरंभ की गई। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। तो अगर क्वेश्चन आता है, अगर कोई पूछता है कि लोकसभा और राज्यसभा का आइडिया कहां से आया है, या लोकसभा और राज्यसभा का पहली बार गठन कहां पे हुआ है, तो 1919 के अधिनियम के तहत, ठीक है। मैंने पहले भी बात की है, जो अध्यक्ष की बात होती है, मतलब कि लोकसभा में, ठीक है, उसकी भी बात कर लेंगे। इसलिए मैंने बोला है कि अगले पार्ट में मैं अगर कुछ बहुत सारी चीजें फैक्ट्स बाकी हैं, ठीक है। जैसे कि वहां पे हम लोगों ने पढ़ा ना 1773 में कि कोलकाता में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का निर्माण हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश कौन था पहला, वो भी जानना जरूरी है, वो फैक्ट भी जानना जरूरी है। ऐसे ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि मेरे पास हैं, तो उसको मैं एक जगह करके वहां पे खत्म करूंगा लास्ट में, ठीक है। तो अभी बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ किस चीज की, भाई लोकसभा और राज्यसभा का गठन, मतलब पहली बार उस तरह की जो एक मतलब की द्विसदनीय व्यवस्था की स्टार्टिंग कहां से हुई है, 1919 अधिनियम से। अब बात करते हैं कि भैया दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से क्या किया जाता था, निर्वाचित किया जाता था, प्रत्यक्ष निर्वाचन से। अभी क्या होता है, अभी हम लोग का जो निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है, हाँ लोकसभा का प्रत्यक्ष और बाकी राष्ट्रपति वगैरह का अप्रत्यक्ष। क्योंकि प्रत्यक्ष इसलिए होता है हम लोग का ये वाला, क्योंकि भाई डायरेक्ट हम लोग जाते हैं, हम लोग वोट करते हैं, है ना। भले प्रतिनिधित्व हम लोग दे देते हैं दूसरे को चुन के, बात वो अलग है, हम लोग संसद में जाकर बैठते नहीं है, लेकिन हम लोग तो चुन के भेजते ही हैं, ठीक है। और अप्रत्यक्ष रूप से इसलिए क्योंकि वहां पे हम लोग का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जो हमारे यहाँ से जाते हैं उन्हीं लोग का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष तरीके से है इसने। अब देखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, आज तक आप लोगों ने पता नहीं इस पर गौर किया होगा कि नहीं किया होगा, मुस्लिम वाला तो सबको पता है, अब मुस्लिम वाला क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं, क्योंकि मुस्लिम तो कहानी खत्म हो गई है, 1909 का सब लोग को पता है। अब बात होती है कि इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, ध्यान दीजिएगा, आंग्ल भारतीय, यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। ध्यान देंगे कि भाई सबके लिए, अभी तक मुस्लिमों के लिए ही सिर्फ निर्वाचक मंडल का, कि भैया मुस्लिम का चुनाव सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है, मुस्लिम लोग ही कर सकते हैं। तो अब भाई सिखों का भी चुनाव सिख लोग ही कर सकते हैं, ईसाई, भारतीय ईसाइयों का चुनाव भारतीय ईसाई ही कर सकते हैं, आंग्ल भारतीय जो है, आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन जो है, उनका चुनाव एंग्लो इंडियन ही कर सकता है। ऐसे करके सब लोगों का अलग अलग कर दिया गया। नोट, इसी अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, तथा उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, लॉर्ड जॉर्ज थे। तो क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत मिला। ध्यान दीजिएगा 1919 का अधिनियम कितना इंपॉर्टेंट, लोकसभा राज्यसभा आपको मिल गया, यहाँ पीएम मिल गया, ये सांप्रदायिक जो चीजें हैं कितनी आगे बढ़ रही हैं, इन सब चीजों को आप ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। अगर आप लेक्चर को भी बहुत ध्यान से सुनते हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा तो कहानी क्या हो जाएगी, आपके दिमाग में रहेगी। अब बात होगी कि इस कानून ने संपत्ति कार्य शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया, जिसके पास मतलब कि थोड़ा सा रॉयल्टी था, आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, आप समाज में क्या है, अच्छे खासे मतलब माने जाते हैं पढ़ने लिखने में, या आपके पास धन है, दौलत है, तो आपको वोट देने का अधिकार है, उस तरह का वोट देने का अधिकार सबको दिया गया। अब इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का क्या कर दिया गया, सृजन कर दिया गया। अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्य को उच्चायुक्त को क्या कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया। अब भारत के राज्य सचिव के थोड़े से पावर को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। लंदन में एक कार्यालय खोल दिया गया, ऑफिस किसका, भारत के उच्चायुक्त का, और वहीं से थोड़े बहुत फैसले लिए जाते थे। अब इससे याद रखना, यह भी इंपॉर्टेंट है कि इससे एक लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, मतलब कि इस अधिनियम से पहली बार लोक सेवा का आयोग का गठन किसके द्वारा हुआ भैया, देखिएगा मैं बात कर रहा हूं लोक सेवा आयोग का, संघ लोक सेवा आयोग अभी नहीं बोला मैंने,
संघ लोक सेवा आयोग मैं जब बोलूंगा तो कहां हो जाएगा, 1935 का अधिनियम जाएगा। अगर सिर्फ बोलता है कि पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत, तो 1919 के अधिनियम के तहत। अतः 1926 में सिविल सेवाओं की सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। ठीक है, अभी आगे आएगा कि इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया। तो याद रखिएगा कि बजट का जो संस्तुति देने का या मतलब वो करने का वो तो अधिकार 1909 में मिला था थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि केंद्र अपना बजट, जैसे कि आज होता है ना कि केंद्र अपना बजट पास करता है, राज्य अपना बजट पेश करता है, तो भैया वही चीज है कि पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग करने का प्रावधान किस समय उसमें 1919 के अधिनियम से राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया गया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। कौन सा आयोग भैया, अभी आगे आएगा, आपके मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे, साइमन आयोग। उसी चीज की बात कही गई थी कि ये जो 1919 अधिनियम है, 10 साल बाद 1929 या 30 में हम लोग गठन करेंगे एक आयोग का, और फिर हम लोग देखेंगे कि 1919 के अधिनियम में क्या क्या चीजें क्या की जा सकती, सुधार किया जा सकता है। इसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, फिर सुधार करेंगे। लेकिन बेचैनी इतनी थी कि 1927 में ही क्या करना पड़ा, आयोग का गठन करना पड़ा। 28 में साइमन आयोग आ जाता है, और साइमन आयोग को जानते ही हैं कौन सा, कि साइमन कमीशन गो बैक, या वैसे करके नारा लगता है, गो बैक के नारे लगते हैं, ठीक है। और वहां से और आंदोलन क्या हो जाता है, तीखा हो जाता है। और उस समय जानते ही किसका दौर चल रहा है, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सभी नवयुवकों का, और खतरनाक वहां पे चीजें होती हैं। तो वहां पे ये चीज चलने वाली नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन आता है कि एक वैधानिक आयोग का गठन करने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत भाई, तो 1919 के अधिनियम के तहत, जहां पे 10 वर्षों बाद जांच करना था कि 1919 का अधिनियम कितना कारगर है और क्या क्या किया जा सकता है, भारतीयों को थोड़ा बहुत शक्ति दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है, थोड़ा और लॉलीपॉप देने के लिए 10 साल बाद एक और आयोग बैठना था। अब आज का इस क्लास का लास्ट अपना अधिनियम देखेंगे 1935, फिर कल बात करेंगे आगे की, है ना। तो 1935 का अधिनियम बहुत खतरनाक अधिनियम है, ध्यान से देखना। पहला ही लाइन जो है खतरनाक है, बोलता है कि यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज का, जिसमें 321 धाराएं, मतलब 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। अगर कुछ ना पलटना हो, अगर भारतीय संविधान से अगर पूछना हो, अगर बोल देगा कि 1935 के संविधान के अनुसार या 1935 के अधिनियम के अनुसार कितने अनुच्छेद थे, तो कितने थे, 321। वैसे मूल संविधान में हमारे कितने थे, 395, 395, जब भारत आजाद हो गया, ठीक है। अभी जो है 450 से ऊपर है, ठीक है। और बात करता है कितनी भाई, 10 अनुसूचियों की, 10 अनुसूचियों की बात करता है। अभी कितनी अनुसूचियां हैं, 12 हैं, ठीक है। इसने, अब देखना, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। मतलब कि कहीं ना कहीं संघीय व्यवस्था जो है केंद्र में, मतलब कि एक संपूर्ण रूप से सबको, पूरे देश को क्या माना गया, एक संघ के रूप में। तो कहां पे माना गया, इसी अधिनियम के तहत। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियां यहीं से मिलती हैं। कौन कौन सी, संघीय सूची जिसमें 59, स्वराज्य सूची जिसमें 54, और समवर्ती सूची 36। ये आइडिया मिला यहाँ से, यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया। अवशिष्ट शक्तियां किसको दे दी गई, वायसराय को। और आज अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं है, केंद्र के पास है, राज्य के मतलब केंद्र के पास, मतलब कि संघ के पास है, ठीक है ना। मतलब कि 3 सूचियां बांटी गई हैं, 3 विषय बांटे गए हैं, सारे चीजों पे कानून बनाने के लिए 3 विषय बांटे गए हैं। कौन कौन से भाई, संघ, राज्य और समवर्ती। इसके अलावा भी कुछ चीजें बच जाती हैं, उसको अवशिष्ट शक्ति कहते हैं, कुछ खास। तो भैया उसको किसको दे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया वायसराय को, अभी दे दिया गया है संसद को, मतलब कि केंद्र को दे दिया गया है, ठीक है। यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आ सकी, क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। लोगों ने बोला कि संघीय शासन व्यवस्था लाते हैं, लेकिन आ नहीं पाया, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन हाँ याद रखें कि आ नहीं पाया, ठीक है। इसमें अब देखो, प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत आया था, 1919 के अधिनियम के तहत। अब इसमें प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को क्या कर दिया गया, समाप्त, तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ, यानी राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया। मतलब कि आप कानून बना सकते हो। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषद के लिए उत्तरदायी मंत्रियों को सलाह प्रदान करना आवश्यक था। वैसे यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में क्या हो गई, समाप्त हो गई। मतलब कुल मिलाजुला के बात यही है कि प्रांतों में जो द्वैध शासन व्यवस्था है ना, जो 2 विषयों की बात हो रही थी, आरक्षित और हस्तांतरित की बात हो रही थी, जो द्वैध शासन व्यवस्था की स्टार्ट हुई थी, वो क्या हो गया, समाप्त हो गया यहाँ पे। और पूरी तरह से बोल दिया गया राज्यों को कि आपके पास उत्तरदायी सरकार होनी जरूरी है। आपके पास क्या होना चाहिए भाई, कि मंत्रियों की सलाह लीजिए और राज्य विधान परिषद में क्या कीजिए, कानून वगैरह का निर्माण कीजिए, ठीक है। ये सब चीजें कहाँ पे आई, 1935 के अधिनियम के तहत। अब देखो, ये सबसे खास जो लाइन है ये है कि भाई केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, यही क्वेश्चन पूछता है।
प्रांत में पूछेगा कि द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कहां पे हुई, तो 1919 के अधिनियम के तहत। अगर पूछता है कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कहां से हुई, तो 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक है, अब परिणाम था कि संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में क्या करना पड़ा, विभक्त मंडल। वहां भी वही बात हुई थी, प्रांत में जब द्वैध शासन व्यवस्था आया था तो आरक्षित और हस्तांतरित आया था, और द्वैध शासन व्यवस्था जैसे केंद्र में आता है उसके विषय को भी क्या कर दिया गया, दो भागों में बांट दिया गया। अब देखिए बोलता है कि इसने 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ हो गई इस प्रकार: बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार। संयुक्त प्रांत कौन है पता है आपको आज का, जो पहले था? नहीं पता? संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। संयुक्त प्रांत कौन है? उत्तर प्रदेश। और असम में द्विसदनीय विधान परिषद का क्या कर दिया गया, विधानसभा बन गई। विधान परिषद और विधानसभा, तो याद रखिएगा कि विधान परिषद और विधानसभा 6 राज्यों में, कहां कहां, इसको नाम भी याद रखिएगा, कहां कहां, बंगाल में, मुंबई में, मद्रास में। ये तो तीनों इंपॉर्टेंट थे, तीनों प्रांत इंपॉर्टेंट थे, तीनों में होना ही था। उसके अलावा बिहार था अपना, संयुक्त प्रांत यूपी था, और बाकी आसाम। ठीक है, याद रखेंगे। इसमें दलित जातियों, अब यहाँ पे देखना, क्योंकि इसके पीछे इतिहास रहा है, दलित जातियों को यहाँ पे क्यों दिया गया 1935 में, क्योंकि आपको पता है क्या आया है इसके पीछे, सांप्रदायिक, मतलब ये क्या बोलते हैं, कम्युनल अवार्ड आया था, याद है? नहीं याद है? सांप्रदायिक पंचायत। उसके अलावा पूना पैक्ट किसके किसके बीच, गांधी और अंबेडकर के बीच। अंबेडकर पूरे जीत पड़े हुए थे कि हमको क्या चाहिए, अलग से निर्वाचक मंडल चाहिए ही चाहिए, है ना। तो उनकी ही बातों को रखने के लिए क्या आया अपना, कि बोला गया कि इसमें दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधि व्यवस्था का विस्तार और किया गया। मतलब की शुरुआत हुई थी 1909 में मुस्लिम से, 1919 में पहुंची कहां तक, सिख पे, आंग्ल भारतीय पे, है ना, उन सब लोगों पे पहुंची। और 1935 में कहां पहुंच गया, मजदूरों पे पहुंच गया, महिलाओं पे पहुंच गया, और दलित जाति पे। तो पूरी तरह से इंडिया को जो है भारत के टुकड़े टुकड़े करने का पूरा इंतजाम हो गया था, क्योंकि सब लोग अपने अपने लड़ेंगे, अपने अपने में लड़ेंगे, अपने अपने में ये होगा, यही सब चीजें होती है ना, आज भी वही चीजें हैं, देख ही रहे हो। ठीक है, इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया, और इंग्लैंड में भारत सचिव को क्या कर दिया, सलाहकारों की टीम मिल गई। मतलब कुल मिला जुला के 1858 द्वारा भारत परिषद जो बना था वो क्या क्या कर दिया गया, यहाँ पे खत्म कर दिया गया। इसने मताधिकार का विस्तार किया, क्योंकि अभी भी मैंने बताया कि जो लोग अमीर थे, थोड़े से मतलब कि पढ़े लिखे थे बढ़िया, उनको ही मताधिकार मिला था, लेकिन यहाँ पे 10% जनसंख्या को क्या मिल गया, मताधिकार मिल गया। तो याद रखिए कितना परसेंट, 10%। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए, मतलब कि मनी और बैंकिंग पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज भी जो स्थापित है, उसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत, 1935 के अधिनियम के तहत। इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग, ध्यान दीजिएगा, संघीय लोक सेवा आयोग, हाँ, यूपीएससी का स्थापना जो है इसी के तहत हुआ, और बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग जो बीपीएससी वगैरह चलता है, या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया, कि अब राज्य भी अपनी अपनी सिविल सेवा का परीक्षा ले सकते हैं, ये कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। केंद्र के लिए अपना संघ लोक सेवा आयोग, अगर 2 राज्य मिलकर भारत, मतलब कि जैसे बिहार और यूपी मिलकर चाहते हैं कि एक में कर दिया जाए, ठीक है, लोक सेवा आयोग, तो वो भी प्रावधान था। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना, ठीक है। अभी आया था वो, वहां पे क्या आया था भाई, 1773 में सुप्रीम कोर्ट आया था, यहाँ पे संघीय न्यायालय आ गया कब, 1937 में। ठीक है, कहां पर है अपना सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता में बनो अभी तो है, पूछ रहा हूं ना, दिल्ली में है। ठीक है, तो 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। अब बात करते हैं, ये बहुत खास है आपके लिए, कि कौन कौन चीज 1935 के अधिनियम से हम लोग से दूर चला गया, और बिहार से कौन चीज दूर चला गया। ठीक है, सिंध जो है किसमें था, मुंबई में, महाराष्ट्र, सिंध, पंजाब, वही वाला इलाका, पाकिस्तान वाला इलाका, वो भी कहा क्या हो गया, सिंध मुंबई प्रांत से अलग हो गया, किस अधिनियम के तहत, 1935 के अधिनियम के तहत। उसके बाद बिहार और उड़ीसा एक दूसरे से अलग हो गए, मतलब कि बिहार में से उड़ीसा क्या हो गया, खत्म, 1935 का अधिनियम के तहत। मतलब 1936 में हुआ था, लेकिन 1935 का अधिनियम अगर पूछता है तो 1935 का अधिनियम के तहत। तीसरा बर्मा, जो कि आज क्या नाम है, म्यांमार। म्यांमार पहले भारत में था, वो क्या हो गया, भारत से अलग हो गया, पूरा तोड़ दिया सब। अदन, जो कि अदन की खाड़ी देखते हो इधर में, ठीक है, वो क्या है, पूरा अदन वाला इलाका जो था भारत में था, वो भारत से अलग हो गया और ब्रिटिश क्राउन के अंदर में आ गया। तो इस तरह से ये चारों पॉइंट जो है और खास हो जाता है कि क्या क्या अलग हुआ 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक है, उसमें ध्यान देंगे सबसे पहले क्या, सिंध मुंबई प्रांत से अलग, बिहार और उड़ीसा एक दूसरे से अलग, बर्मा भारत से अलग, और अदन भारत से अलग।
ठीक है। तो इस तरह से जो ये अपना ये दूसरा डे का था, इतना 1935 का अधिनियम तक हम लोग पहुंच गया, 1858 से 1935 के बीच में सारा कुछ देखते हुए। ठीक है, तो हम उम्मीद रखते हैं कि आपको ये लेक्चर जो है बहुत अच्छा लग रहा होगा और बाकी 1935 के अधिनियम तक आपको सारी कुछ क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग आगे जब मिलेंगे तो 1935 के अधिनियम के बाद जो है 1942 का आपका जो क्रिप्स मिशन है उस पर बात करेंगे। फिर उसके अलावा जो है 1946 का जो आपको मिला कैबिनेट मिशन, उसके बारे में बात करेंगे। 1947 का अधिनियम जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके अलावा जो मैंने बोला कि कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसको भी हम लोग देख लेंगे कल की वीडियो में या अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना पढ़ाई करते रहिए और खुश रहिए।